आइए आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा है दो संकेंद्री गोली चालकों जिनके उपयुक्त विद्युत रोधी आलम्बों से उनकी स्थिति में रोका गया है से मिलकर एक गोली संधारित्र बना है। तो ये देखिए एक गोला अंदर है और इसके बाहर एक गोला है और दोनों गोलों का केंद्र बिंदु एक ही है, इसलिए संकेंद्री गोले कह रहा है, यानी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर। अब देखें यहाँ पर दोनों गोलों में से ये अंदर वाला गोला तो यहाँ टिकेगा नहीं, तो एक विद्युत रोधी यानी इंसुलेटर द्वारा इसको कहीं ऐसे फंसाया गया है कि यहाँ पर रुका रहे। तो इस प्रकार से गोलीय संधारित्र बन गया। तो कह रहा है कि दर्शाइए कि गोलीय संधारित्र की धारिता C इस प्रकार व्यक्त की जाती है, यानी गोलीय संधारित्र की धारिता C = 4πε0 R1 R2 अपान R1 माइनस R2 है। ये फार्मूला है गोलीय यानी स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का। तो देखिए यहाँ पर हिंदी वाली बुक में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया गया है, यहाँ से लेके यहाँ इतना, ये सब इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक देके दिया गया है। तो इसको इंग्लिश वाली बुक सॉल्यूशन से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बाहर वाला जो गोला है उसमें +Q चार्ज है अंदर, और ये अंदर वाला गोला है -Q चार्ज है। हकीकत में केवल अंदर वाले का जो गोला है उसके बाहरी पृष्ठ पर -Q चार्ज है, और इंडक्शन के कारण, प्रेरण के कारण ये माइनस है तो ये प्लस हो गया अंदर वाला। तो अब हमको जो है इसके कैपेसिटर की फार्मूला निकालना है। तो यहाँ से देखते हैं। तो देखिए रेडियस ऑफ द आउटर सेल यानी बाहरी गोले की त्रिज्या R1 है, रेडियस ऑफ द इनर सेल अंदर वाले गोले की त्रिज्या R2 है, द इनर सरफेस ऑफ आउटर सेल है चार्ज +Q। जो बड़ा गोला है उसके अंदर वाला आवेश क्या है +Q है। द आउटर सरफेस ऑफ इनर सेल हैज इंड्यूस्ड चार्ज -Q, और जो अंदर वाला गोला है उसकी बाहरी सतह पर -Q चार्ज है। अंदर वाले पर -Q चार्ज, बाहर वाले की अंदर वाली सतह पर +Q चार्ज है। और किस कारण से? इंडक्शन यानी प्रेरण के कारण से, इंड्यूस्ड जो कह रहा है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सेल इज गिवन बाय। अब दोनों जो गोले हैं एक दूसरे के अंदर रखे गए हैं, कॉन्सेंट्रिक गोले, इनमें दोनों के विभव में क्या विभवांतर कितना है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो V फार्मूला होता है V = 1/4πε0 Q/R। तो R जिसका कम होगा, क्योंकि ये फार्मूला होता है, इसको देखें V = 1/4πε0 Q/R, यानी V समानुपाती है 1/R के। तो R जिसका लार्ज होगा तो उसके लिए V स्मॉल होगा, क्योंकि R V के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जाहिर सी बात है कि जिसकी त्रिज्या ज़्यादा है उसका विभव कम होगा, यानी कम त्रिज्या वाले का पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यानी छोटा गोला ज़्यादा पोटेंशियल पे होगा। इसलिए ज़्यादा में कम घटाते हैं हम लोग, तो छोटे वाले गोले की त्रिज्या इधर है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल जो अंदर है उसका ज़्यादा है, तो अंदर वाले से बाहर वाले का पोटेंशियल घटाया गया है। तो इसलिए V = Q/4πε0 R2 - 1/4πε0 Q/R1। ε0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी निर्वात का परावैद्युतांक या परावैद्युतशीलता। आप देखें यहाँ पर Q/4πε0 कॉमन हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/R2 - 1/R1। तो ये हो जाएगा Q, इसको और सिंपल करेंगे तो R1 - R2/4πε0 R1 R2 हो जाएगा। यहाँ R1 R2 अगर नीचे लेंगे अब देखिए ये विभव निकल के आ गया पोटेंशियल, और कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है,
कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है Q इक्वल टू CV, तो C इक्वल टू Q/V। तो Q हमारा ये आवेश हो गया और नीचे ये पोटेंशियल V हम लोग यहाँ रख देंगे। तो Q ऊपर रखा और नीचे पोटेंशियल रखेंगे, Q ऊपर और ये Q ऊपर और नीचे ये पूरा पोटेंशियल रहेगा। तो Q कट जाएगा, ये ऊपर होगा, ये नीचे उलट जाएगा। तो देखिए नीचे वाला ऊपर चला गया, 4πε0 R1 माइनस R2। ये कैपेसिटी हो जाएगी स्फेरिकल कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल, दो स्फीयर रहेंगे या गोलीय संधारित्र उसको कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आंसर आ गया। हिंदी वाली बुक में बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है, इसलिए उससे हम लोग नहीं पढ़े हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, कह रहा है एक गोलीय संधारित्र के भीतर गोले की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तथा बाहरी गोले की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। बाहरी गोला भू संपर्कित कर दिया गया है। ये अंदर दे बाहरी वाले गोले को अगर जमीन से कर देंगे तो ये हमारा गोलीय संधारित्र बन जाएगा। बाहरी गोले को भू संपर्कित कर दिया गया है तथा भीतरी गोले पर 2.5 माइक्रोकूलाम का आवेश दिया जाता है अंदर वाले पर। तो संवेदित गोलों के बीच के स्थान पर 32 पराबैद्युतांक का द्रव भरा है। अब देखिए ये बाहरी गोला है या भीतरी गोला है, तो ये जो दोनों के बीच की खाली जगह है उसमें डाइलेक्ट्रिक भर दिया है और उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 32 है, 32। तो कह रहा है संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, भीतरी गोले का विभव ज्ञात करना है। जो भी ज्ञात करना है उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो पहले धारिता की बात है। तो देखिए आंतरिक गोले की त्रिज्या R2 बराबर 12 सेंटीमीटर क्वेश्चन में दी गई है। मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² का गुणा हो जाएगा। R1 13 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻² का गुणा हो जाएगा। आंतरिक गोले पर आवेश 2.5 माइक्रोकूलाम है, कूलाम में बदलेंगे तो 10⁻⁻6 का गुणा हो जाएगा। तथा दोनों गोलों के बीच का परावैद्युतांक जो पदार्थ भरा है उसके लिए परावैद्युत कांस्टेंट यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के कितना है, 32 है। अब माना संधारित्र की धारिता C है, मान लिया गया। पहले हमें धारिता यानी कैपेसिटेंस निकालना है। तो अभी हमने इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में फार्मूला निकाला है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता C इक्वल टू 4πε0 के R1 R2 माइनस R2। अब देखें यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू होती है 4πε0 की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और 1 में है। जब इसको 1 से हटाएंगे तो 1 ये 9 × 10⁹ 1 में चला जाएगा। तो ये k की जगह 32 हो गया। 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁹ हो गई इंटू ये 1/9 × 10⁹ और R1 R2। तो R1 13 है, R2 12 है और ये कॉमन में स्क्वायर हो R1 R2 और ये 10⁻²10⁻² होगा तो 10⁻⁴ हो गया। अपान R1 माइनस R2 करेंगे तो 13 - 12 और ये 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व किया तो धारिता आ गई 5.5 × 10⁻⁹ फैरेड। अतः संधारित्र की धारिता 5.5 × 10⁻⁹ फैरेड हो गई। अब आगे देखते हैं, अगला हमसे पूछ रहा है कि भीतरी गोले का विभव क्या है। तो भीतरी गोले का हमें विभव ज्ञात करना है। तो देखिए माना आंतरिक गोले का विभव भी है, चूंकि वह गोलों को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है इसलिए आंतरिक गोले का विभव ही दोनों गोलों के बीच विभवांतर है। अब चूंकि ये बाहरी गोला जो है ये अर्थ से जोड़ दिया गया है, बाहरी गोला, तो इसकी बाहरी पृष्ठ का जो आवेश है ये पूरा पृथ्वी में चला जाएगा। तो पृथ्वी में चला जाएगा, तो जब पूरा आवेश पृथ्वी में चला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि पृथ्वी का विभव शून्य लिया जाता है, पोटेंशियल, क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ा हमारा स्रोत है, इसकी धारिता अनंत है।
तो जाहिर सी बात है कि अब जो विभव होगा वो केवल आंतरिक गोले के कारण होगा। तो वही कह रहा है कि चूंकि बाह्य गोले को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है, इसलिए आंतरिक गोले का विभव ही दोनों गोलों के बीच विभवांतर है। तो ये V = Q = CV होता है, तो V = Q/C हो जाएगा। तो V = अंदर 2.5 कूलाम का आवेश दिया गया, 2.5 माइक्रो कूलाम में बदला है, और C अभी हमने धारिता निकाल ली है, इतनी आई है, तो बटे कर दिया गया, तो V आ गया 4.5 × 10⁻² वोल्ट। अतः भीतरी गोले का विभव कितना हो जाएगा? 4.5 × 10⁻² वोल्ट। यही हमारा आंसर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। तीसरा पूछ रहा है कि इस संधारित्र की धारिता की तुलना एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वियुक्त गोले की धारिता से कीजिए। वियुक्त मतलब आइसोलेटेड, अलग किया हुआ। व्याख्या कीजिए कि गोले की धारिता इतनी कम क्यों है। तो हमको निकालना है कि संधारित्र की धारिता की तुलना एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वियुक्त गोले यानी अलग कोई गोला है, उसकी कैपेसिटी यानी धारिता से हमें तुलना करना है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो वियुक्त गोले की त्रिज्या यानी जो अलग गोला है कोई दूसरा, तो उसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलेंगे तो 10⁻² का गुणा हो जाएगा। माना वियुक्त गोले की धारिता कितना है? C'। तो गोले की धारिता का फार्मूला होता है 4πε0r। देखिए, गोलीय संधारित्र की धारिता अलग बात हो गई, गोले की धारिता अलग बात हो गई, दोनों के फार्मूले अलग हैं। ये गोलीय संधारित्र की धारिता है, C = 4πε0 के R1R2/R1 - R2। ये गोलीय संधारित्र का फार्मूला है, C' = 4πε0r। अगर कोई डाइलेक्ट्रिक होता तो 4πε0 KR हो जाता। तो ये C' है। तो अब देखिए, इसकी तुलना करना है। तो यहाँ पर देखिए, इसकी धारिता निकालना है, तो 4πε0 का मान होगा 1/9 × 10⁻9, और R त्रिज्या इतनी है, तो ये हो गया। तो ये C आ गया 1.33 × 10⁻11 फैरेड। ये आ गया, C' आया है। ये देखिए, यहाँ डैश लगाना भूल गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो ये C' आ गया हमारा। अब तुलना करना है, तो C/C', तो C हमारा आया है कितना? ये इतना, गोलीय संधारित्र का। तो ये C/C', तो C हमारा 5.547 × 10⁻⁹। ये गोलीय संधारित्र की धारिता है, यानी पैरेलल प्लेट स्फेरिकल कैपेसिटर की। और ये हमारा आ गया C', गोलीय, ये जो एक गोला है उसकी धारिता। गोले की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता दोनों अलग बात है। तो ये आ गया C' 1.33 × 10⁻11। तुलना किया तो ये आ गया 417, दोनों की तुलना। यहाँ C' से ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से 30वां क्वेश्चन हमारा हो गया। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सावधानी पूर्वक उत्तर दीजिए, मतलब गलत होने की संभावना ज्यादा है। कह रहा है दो बड़े चालक गोले जिन पर आवेश Q1 और Q2 हैं, दो बड़े चालक गोले यानी कंडक्टर है, उस पर आवेश दिया गया है Q1 और Q2, एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं। क्या इनके बीच स्थिर वैद्युत बल का परिणाम तथ्यतः Q2.Q2/4πε0r² द्वारा दर्शाया जाता है, जहां R इनके केंद्र के बीच की दूरी है। देखिए, यहाँ Q1 Q2 होना चाहिए, गलती से लिख गया है। इसको इंग्लिश वाली बुक में देख के कंफर्म कर लेते हैं। Q1 Q2 ही है, Q1 Q2/4πε0। तो ये कह रहा है कि
दो गोले चालक हैं जिनमें Q1 Q2 आवेश एक दूसरे के पास लाया गया है, तो उनके बीच जो स्थिर वैद्युत बल है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसको क्या हम Q1 Q2 अपान 4πε0 r² द्वारा दिखा सकते हैं, अगर उनके बीच की दूरी है जो r है ये उनके दोनों गोलों के बीच की दूरी है। तो इसको ध्यान देना है। तब इसको देखते हैं, एक एक करके हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो आवेश Q1 और Q2 हैं, उनके स्थिर वैद्युत बल का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपान r², ये फार्मूला होता है। जबकि दोनों आवेश Q1 और Q2 बिंदु आवेश हैं, पॉइंट चार्ज है, तब हमने ये पढ़ा था, बहुत छोटे हैं। उपरयुक्त व्यंजक बड़े गोले चालकों के लिए सही नहीं है। अगर बड़े गोले हो जाएं तो उनके लिए सही नहीं, ये बिंदु आवेश के लिए हमने पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला पढ़ा था, कूलाम नियम जो था। यह इसलिए है, मतलब बड़े गोली चालकों के लिए सही नहीं है। यह इसलिए है कि जब बड़े गोलों को निकट संपर्क में लाया जाता है तो आवेश आवंटन एक समान नहीं रहता है। तो चूंकि आवेश का बंटवारा एक समान नहीं होता है जब बड़े गोलों को निकट में लाते हैं, इसलिए ये पॉइंट चार्ज यानी बिंदु आवेश के लिए सही है, बड़े आवेशों के लिए सही नहीं है। अब अगला देखते हैं, बी में कह रहा है कि यदि कूलाम के नियम में 1/r³ निर्भरता का समावेश 1/r² के स्थान पर हो तो क्या गाउस का नियम अभी भी सत्य होगा। तो कहने का मतलब यह है कि कूलाम नियम में जो 1/r² होता है उसकी जगह 1/r³ हो जाए तो क्या तब भी कूलाम का नियम सही होगा। ये देखिए 1/r² है, तो देखें यहाँ पर नहीं सही होगा। क्यों नहीं सही होगा? यदि कूलाम के नियम की निर्भरता 1/r³ पर है तो गाउस का नियम लागू नहीं होता है। अब सी वाला देखते हैं, कह रहा है स्थिर वैद्युत क्षेत्र विन्यास में एक छोटा परीक्षण आवेश किसी बिंदु पर विराम में छोड़ा जाता है, क्या यह उस बिंदु से होकर जाने वाली क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा। तो कोई पॉइंट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। तो विद्युत क्षेत्र है उसमें छोड़ा गया है, तो क्या कह रहा है कि ये विद्युत क्षेत्र के दिशा में चलेगा। तो देखिए जो विद्युत क्षेत्र होता है हमारा, अगर एक समान विद्युत क्षेत्र है तो उसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, तो जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपल करता है, तो प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ चलेगा। तो वही कह रहा है कि यदि एक समान है, अगर ई एक समान है यानी विद्युत क्षेत्र एक समान है, तो बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश चलेगा तथा ई के समांतर एक छोटा परीक्षण आवेश सरल रेखा पर त्वरित होगा। स्ट्रेट लाइन पर ये मोशन करेगा और एक्सीलरेशन से मतलब लगातार उसका वेग बढ़ेगा। अब देखिए आगे, यह आवश्यक नहीं कि परीक्षण आवेश बिंदु से गुजरने वाली रेखा के अनुदिश चलेगा, क्योंकि साधारणतया क्षेत्र रेखा आवेश त्वरण न कि वेग की दिशा देती है। तो ध्यान दीजिए कि जो क्षेत्र रेखा है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, वो किस तरफ आवेश हमारा चार्ज त्वरित हो रहा है, एक्सीलरेट हो रहा है, वो बताती है, ना कि वेग की दिशा देती है। ध्यान दीजिएगा। तो चार्ज जिधर एक्सीलरेट होता है वो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा होती है, ना कि वेग की दिशा होती है। तो ध्यान देना है, इसलिए कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि परीक्षण आवेश बिंदु से गुजरने वाली क्षेत्र रेखा के अनुदिश चलेगा, क्योंकि साधारणतया क्षेत्र रेखा आवेश त्वरण ना कि वेग की दिशा होती है। मतलब आवेश जिधर त्वरित होगा यानी त्वरण से आगे चलेगा वो रेखा होती है, ना कि वेग की दिशा। तो जरूरी नहीं कि वेग की दिशा में चले, लेकिन त्वरण जिधर होगा उस दिशा में जरूर चलेगा। तो ये ध्यान देना है। अगला पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा एक वृत्तीय कक्षा पूरी करने में नाभिक के क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है। यदि कक्षा दीर्घ वृत्ताकार हो तो क्या होगा।
तो ध्यान दीजिए कि दो बिंदुओं के बीच एकांक परीक्षण आवेश को चलाने के लिए किया गया कार्य विद्युत क्षेत्र में दोनों बिंदुओं के बीच विद्युत क्षेत्र के रेखा समाकलन द्वारा दिया जाता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब कि मान लीजिए ए और बी दो बिंदु हैं, तो ए और बी के लिए समाकलन करेंगे तो ई डॉट डी एल इक्वल टू ये हमारा W आ जाएगा कार्य। अब चूंकि एक बंद पथ पर रेखा समाकलन शून्य होता है, कोई बंद परिपथ हो अगर बंद हो तो ई डॉट डी एल उसके लिए शून्य होगा। तो जाहिर सी बात है कि इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के संपूर्ण वृत्तीय कक्षा पर नाभिक तथा क्षेत्र में किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि स्थिर वैद्युत बल आरक्षी होता है, यानी कंजर्वेटिव होता है, संरक्षी लिखना चाहिए, जो बंद परिपथ में ई डॉट डी एल जहाँ पर 0 है द्वारा प्रदर्शित होता है। अतः W इक्वल टू 0। यही अंडाकार कक्षा के लिए भी सत्य है, अर्थात अंडाकार कक्षा में W बराबर 0 होता है। अब इतना गणित न सोच करके बस इतना सोचिए कि कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। किसी आवेश को जहाँ से लाए वहीं पर फिर ले आए तो विस्थापन तो 0 हो गया, तो कार्य 0 होगा। और चूंकि विद्युत बल स्थिर विद्युत बल संरक्षी बल है, तो जाहिर सी बात है कि संरक्षी बल में कंडीशन ये बनेगी कि उसको किधर से भी ले जाया जाए, चाहे अंडाकार पथ हो चाहे वृत्ताकार पथ। चूंकि पथ पे ये कार्य निर्भर ही नहीं करेगा, तो पथ चाहे अंडाकार हो चाहे वृत्ताकार हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार्य 0 ही होगा, क्योंकि विस्थापन 0 है। अब आगे देखते हैं ई में क्या पूछ रहा है। कह रहा है हमें ज्ञात है कि एक आवेशित चालक के पृष्ठ के आर पार विद्युत क्षेत्र असंतत होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस होता है। क्या वहां वैद्युत विभव भी असंतत होगा, यानी डिसकंटिन्यूअस होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। ये हमने अभी पीछे पढ़ा कि किसी चालक को आवेश दिया जाए तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। अब विद्युत क्षेत्र शून्य होने का मतलब कोई आवेश उसमें अंदर से बाहर नहीं, मतलब अंदर बाहर नहीं इधर उधर जा सकता। तो आवेश प्रवाह कब होता है? जब विभव में अंतर होता है, विभवांतर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। अब जाहिर सी बात है कि चार्ज चल ही नहीं पाएगा, तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब चालक के अंदर या कंडक्टर के अंदर हर जगह पोटेंशियल सेम है, तो जाहिर सी बात है कि विभव एक समान होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि नहीं, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर विभव असंतत नहीं होता है, वहां यह संतत होता है, यानी कॉन्टिन्यूअस होता है। ई शून्य हो सकता है परंतु वी स्थिर रहता है, यानी ई 0 हो सकता है परंतु पोटेंशियल सब जगह एक ही जैसा रहता है। तो इसको ध्यान देना है। अगला हमसे पूछ रहा है कि किसी एकल चालक की धारिता से आप क्या अभिप्राय है? मतलब कोई एक कंडक्टर है, उसकी कैपेसिटी से आप क्या समझते हैं? तो एकल चालक की धारिता होती है, यह संधारित्र है जिसकी एक पट्टिका अनंत पर होती है। तो ध्यान दीजिए कि एकल चालक संधारित्र, इसको इंग्लिश में थोड़ा देख लेते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर, एक ही कंडक्टर है। तो अगर उसको हम उसकी कुछ धारिता होती है, तो इसकी अगर बात करें तो हम ये मानेंगे कि उसकी एक प्लेट यहाँ पर है, एक कहाँ है? इनफाइनाइट में। तो हमें एक ही दिख रही, एक नहीं दिख रही। तो वही कह रहा है कि एकल चालक की धारिता होती है, यह संधारित्र है जिसकी एक पट्टिका तो हमारे पास है और दूसरी अनंत पर है, इनफाइनाइट में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक संभावित उत्तर की कल्पना कीजिए कि पानी का परावैद्युतांक 80 है, अभ्रक के परावैद्युतांक 6 से अधिक क्यों होता है? तो कोई हम अभ्रक ले लें, अभ्रक को देखें इंग्लिश में क्या कहते हैं। माइका बोलते हैं, माइका।
तो माइका का 6 है और पानी का 80 है, तो कह रहा है कि पानी का ज़्यादा क्यों। तो देखिए पानी के अण ध्रुवीय होते हैं जबकि अभ्रक के अध्रुवीय। पानी पोलर कंपाउंड है जबकि अभ्रक या माइका हमारा नॉन पोलर है। पानी के अणुओं में स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण होता है। जब पानी होता है, जैसे बात है कि पोलर है, H2O है, तो H2O को हम इस तरह बनाएंगे HOH, तो ये इसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा है। हमने बताया था कि फोन से जुड़े हुए जितने भी फोन जिसमें पाया जाएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वो सब ध्रुवीय होंगे। वो अलग बात है कि सिमेट्रिकल ना हो, सिमेट्रिकल हो। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज़्यादा होगी। तो ये हाइड्रोजन का जो ये बीच, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच जो बांड है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा इधर को। तो इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे तो इसमें माइनस डेल्टा आ जाएगा, इसमें प्लस डेल्टा होगा, इसमें प्लस डेल्टा होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये ध्रुवीय हो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा है कि पानी एक ध्रुवीय कंपाउंड है जिसमें स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण है। अतः पानी का परावैद्युतांक अभ्रक आदि के परावैद्युतांक से कहीं अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका ज़्यादा होता है जो पोलर होता है। तो नॉन पोलर की तुलना में पोलर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है 32। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।